नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बीआरडी साइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित दिसंबर 2022 में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में विज्ञान विषय में बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो के एंड तक आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो कैसा लगे, क्लास कैसी लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं इसमें बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको व्याख्या सहित करवाऊंगा। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लाता रहता हूं। ओके दोस्तों, यदि अन्य टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल बीआरडी साइंस पर विजिट करना और वहाँ से देखना। वहाँ से मैंने वीडियो, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और महत्वपूर्ण ट्रिक्स भी करवा रखी है, तो देखना। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन बायोलॉजी के। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जो कि 2022 वाले विज्ञान विषय में बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला, पूर्ण रूप से विभेदित मृदुत्कीय कोशिकाओं से अंतरापूलीय एदा एवं कोर्ग एदा निर्माण संभव होता है। विपरीत विभेदन के कारण, विभेदन के कारण, निर्विभेदन के कारण या पुनर्विभेदन के कारण। दोस्तों, तीन शब्दावली हो गई, तीन शब्द हो गए, विभेदन, पुनर्विभेदन, विभेदन हो गया, पुनर्विभेदन हो गया और निर्विभेदन हो गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्विभेदन के कारण अंतरापूलीय एदा और कोर्ग एदा निर्माण होता है। विभेदन क्या होता है दोस्तों? जब मूल शीर्ष विभजतक और पर्रा शीर्ष विभजतक की कोशिकाएं परिपक्वता की ओर अग्रसर हो जाती है तो इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। यानी कि विभाजन की क्षमता को खोकर परिपक्वता की ओर जाने लगती है तो इसे विभेदन कहा जाता है। जब यही कोशिकाएं विभाजन की क्षमता को पुनः प्राप्त कर लेती है और अंतरापूलीय एदा और कोर्ग एदा निर्माण करती है तो इसे निर्विभेदन कहा जाता है। और यही सेल्स वापस विभाजन की क्षमता को खो देती है तो इसे पुनर्विभेदन कहा जाता है। इन तीनों का आप ध्यान रखना, आगे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट कर लेना। कई बार एग्जाम में पिछले साल के प्रश्न एज इट इज रिपीट होते हैं, तो आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पायरिडोक्सिन है? विटामिन B12 है, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B6। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरिडोक्सिन। विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन। ध्यान रखना। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। दोस्तों, विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैंने करवा रखी है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करना और वहाँ से देखना। लगभग 80 प्रश्न मैंने करवा रखे हैं और सारे प्रश्न जितनी भी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और जितने भी इंपोर्टेंट बनते हैं वो सारे एक साथ हैं दोस्तों, तो आप देखना वहाँ से और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में, मुंबई में, जैसलमेर में या जयपुर में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेरिटिमा में रक्त ग्रंथियां किन खंडों में पाई जाती है? दोस्तों, फेरिटिमा में आहार नाल के चौथे, पांचवें और छठवें खंड में कुछ रक्त ग्रंथियां पाई जाती है जो कि ल्यूकोसाइट्स और हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होती है। कौन से खंड में होती है दोस्तों? चौथे, पांचवें और छठवें खंड में। ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? दोस्तों, कोशिका का शक्तिगृह यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है और यह मध्य भाग में पाया जाता है। दोस्तों, गतिशीलता के लिए पुच्छ भाग जिम्मेदार होता है और ऊर्जा के लिए मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही कथन का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अवशोषण यानी हार्वेस्टिंग तंत्र एंटीना कहलाता है। यही कथन सही है दोस्तों। आगे भी देखते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही है। प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया केंद्र का निर्माण केवल जेंथोफिल वर्णकों के द्वारा नहीं होता है। दोस्तों, ये कथन गलत है। केवल जेंथोफिल नहीं, अन्य घटक भी मौजूद होते हैं। PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र P680 नहीं दोस्तों, ये गलत है, P700 है। PS सेकंड का अभिक्रिया केंद्र P700 नहीं है, P680 है। ये दोनों विपरीत है, तो आप ध्यान रखना। PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र P700 होता है, PS सेकंड का अभिक्रिया केंद्र P680 होता है। और ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन एविज का लाक्षणिक गुण नहीं है, यानी पक्षी वर्ग का लाक्षणिक गुण इनमें से कौन सा नहीं है। वृक्क निवाहिका तंत्र पूर्ण विकसित होती है, नहीं दोस्तों। एविज वर्ग में, पक्षी वर्ग में वृक्क निवाहिका तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होती है, ये कथन इसका गलत हो गया। बाह्य कंकाल अधिचर्मी और श्रृंगी होता है, यह कथन सही है। विषमग्रती कशेरुक पाए जाते हैं, ये भी सही है। बड़ी आंखें जिनमें दृष्टि पटली पटलिका और पेक्टेड होता है, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंचुए की मांसपेशियों भित्ति बनी होती है लंबवत तथा तिर्यक पेशी तंतुओं से, वृत्ताकार पेशी तंतुओं से, तिर्यक पेशी तंतुओं से, लंबवत पेशी तंतुओं से। तो दोस्तों केंचुए की मांसपेशियों भित्ति बनी होती है वृत्ताकार पेशी तंतुओं से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, देखते हैं। क्रिसमस कारक जाना जाता है कारक 3 से, कारक 10 से, कारक 13 से, कारक 9 से। तो दोस्तों कारक 9 को क्रिसमस कारक कहा जाता है। इसकी कमी से एक जन्मजात बीमारी हीमोफीलिया बी हो जाती है, जिसे क्रिसमस बीमारी कहा जाता है। किस रोग को क्रिसमस रोग कहा जाता है दोस्तों? हीमोफीलिया बी को, ध्यान रखना। और क्रिसमस कारक होता है कारक 9। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रे डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित एवं संदर्भित रखी जाती है? WWF, पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यूनेस्को। तो दोस्तों रे डाटा बुक प्रकाशित की जाती है IUCN के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया है। नेटम में मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है चतुष्की बीजाणुज, द्विबीजाणुज, एक बीजाणुज या त्रिबीजाणुज। तो दोस्तों नेटम पादप में मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है चतुष्की बीजाणुज के रूप में। किस रूप में? चतुष्की बीजाणु के रूप में, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असंवहनीय बीज एक जटिल उत्तकीय संरचना रहित युग्मकोद्भिद पादप जिनमें पीढ़ एकांतरण पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मोस, मशरूम, फरन या सेवाल। तो इसका राइट आंसर होगा सेवाल। सेवाल असंवहनीय पादप है, संवहन उत्तक इसमें नहीं पाए जाते हैं। बीज एवं जटिल उत्तकीय संरचना रहित होती है, युग्मकोद्भिद पादप और पीढ़ एकांतरण सेवाल में पाया जाता है। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। वायरस प्रविष्टि के द्वारा अनुलेखन कारक का निष्क्रियकरण जो एक स्थायी प्रकार की कोशिका को दूसरे प्रकार में परिवर्तित कर सकता है कहलाता है टेराटोमा निर्माण, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांस डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ट्रांस डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट। श्वेत रुधिर कणिकाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? हमें WBC के लिए गलत कथन का चुनाव करना है। तो दोस्तों WBC के लिए गलत कथन देखते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं के लिए कौन सा कथन गलत है? इनको ल्यूकोसाइट कहते हैं, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, इन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है। न्यूट्रोफिल हिपेरिन का श्रावण करती है? नहीं दोस्तों, हिपेरिन का श्रावण करती है बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की संख्या श्वेत रुधिर कणिकाओं में अधिकतम होती है, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। पूरी WBC की, टोटल WBC की लगभग 65%, कितनी दोस्तों? 65% न्यूट्रोफिल की संख्या होती है और इनमें केंद्रक पाया जाता है, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, इनमें केंद्रक पाया जाता है। न्यूट्रोफिल की संख्या पूरी WBC की सबसे अधिकतम होती है और न्यूट्रोफिल हिपेरिन का श्रावण नहीं करते, हिपेरिन का श्रावण करती है बेसोफिल। कौन करती है दोस्तों? बेसोफिल। अब ध्यान रखना, इनको ल्यूकोसाइट कहते हैं। ओके दोस्तों, 4 ऑप्शन, 4 चीजें तैयार हो गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रतिवाष्पोत्सर्जक का एक उदाहरण दीजिए, उदाहरण बताइए। फेनिल मर्क्यूरिक क्लोराइड, पॉलीएथिलीन, एब्सिसिक अम्ल या डाइमेथिल सिलिकॉन। दोस्तों प्राकृतिक रूप से एब्सिसिक अम्ल एक प्रतिवाष्पोत्सर्जक होता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, एब्सिसिक अम्ल एक प्राकृतिक रूप से देखा जाता है तो प्रतिवाष्पोत्सर्जक का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय, यकृत, वृक्क, अमाशय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यकृत। दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित मैंने आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट करवा चुका हूं, तो आप वहां से जरूर देखना। देखते हैं 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमित प्रकार का पुष्पक्रम नहीं है? दोस्तों अपरिमित प्रकार के पुष्पक्रम का कौन सा नहीं है? हेलिकोइड, स्पाइक,
रेसिम और पेनिकल। दोस्तों हेलिकोइड प्रकार का पुष्पक्रम अपरिमित प्रकार का पुष्पक्रम नहीं है, जबकि स्पाइक अपरिमित होता है, रेसिम अपरिमित होता है, पेनिकल अपरिमित होता है। तो आप ध्यान रखना, इन उदाहरणों को इंपोर्टेंट करके चलना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं उदाहरणों पर क्वेश्चन। डीएनए मानचित्र जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर विदलित करने के पश्चात विदलन बिंदुओं की अवस्थिति को पहचान कर बनाया जाता है कहलाता है बहुलकीकरण, इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेस्ट्रिक्शन मानचित्रण या संकरण। दोस्तों डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने का काम करता है, विदलित करने का काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसे कि आणविक कैंची कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्शन मानचित्रण। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम की तरह कार्य करने वाले न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं दोस्तों राइबोजाइम, न्यूक्लियोजाइम, एबजाइम, फॉस्फोजाइम। तो दोस्तों राइबोजाइम को कहा जाता है, जो कि एंजाइम की तरह यानी उत्प्रेरक की भांति एक कार्य करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जैसे कि आरएनए अणु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन रक्त तथा अंतराली द्रव्यों में प्रमुख रूप से उपस्थित रहता है और प्लेसेंटा को पार कर सकता है? IgA, IgD, IgM या IgG। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा IgG। ओके दोस्तों, ध्यान रखना कितने प्रकार की ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ग्लोबुलिन प्रतिरक्षी होती है, IgA, IgD, IgM और IgG। इसके अलावा IgE भी होती है, जो कि एलर्जन अभिक्रियाओं में सहायक होती है। IgA कोलेस्ट्रम में पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो प्रजातियों के मध्य अन्योन्य क्रिया जो एक प्रजाति के लिए हितकारी होती है तथा दूसरी प्रजाति के लिए न तो हितकारी होती है और न ही अहितकारी होती है कहलाती है? सहभोजिता, सहपरोपकारिता, परजीविता या परभक्षिता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आरपीएससी ने इसका राइट आंसर माना है परभक्षिता को। ध्यान रखना, आरपीएससी ने इसका राइट आंसर माना है परभक्षिता को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मिलान वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। एरी सिल्क, इन दोनों समूहों का मिलान करना है दोस्तों। ऑप्शन ए। तो दोस्तों एरी सिल्क में हो जाएगा सामिया, सिंथिया, रिसिनी, यानी कि ए में 3। ओके दोस्तों, और मेगट चिकित्सा में हो जाएगा ल्यूसिया शेरिकेटा। ओके दोस्तों, ल्यूसिया शेरिकेटा, यानी कि बी में 4। और सी में हो जाएगा केरिया लेका। केरिया लेका के द्वारा लाख का निर्माण होता है, सी में तो हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, देखना आप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से पर्णाशीर रक्ताल्पता होती है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, पायरिडोक्सिन या साइनोकोबाल्मिन या कोबाल्मिन। कोबाल्मिन को कहते हैं B12 है, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं विटामिन सी को, और रेटिनॉल कहते हैं विटामिन ए को, पायरिडोक्सिन कहते हैं विटामिन B6 को। तो दोस्तों पर्णाशीर रक्ताल्पता होती है साइनोकोबाल्मिन के कारण। तो आप ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा साइनोकोबाल्मिन। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका प्रतिरोध भवन एवं वृद्धि का कारक नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न को आरपीएससी द्वारा डिलीट किया गया है, तो आप देखना। आवर्त बीजियों में एक नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्रकों में संलयन क्या कहलाता है? त्रिसंलयन, अपबीजाणुता, द्विनिषेचन या अनिषेक फलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा त्रिसंलयन। द्विनिषेचन होता है आवर्त बीजियों में, जब त्रिसंलयन और भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे द्विनिषेचन की क्रिया कहा जाता है। 2 बार निषेचन होता है दोस्तों, एक बार त्रिसंलयन होता है जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। दोस्तों एक बार त्रिसंलयन होता है जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है, एक बार नर युग्मक और अंड युग्मकों का मिलान होता है जिससे कि भ्रूण का निर्माण होता है। 2 निषेचन हो गया, दोहरा निषेचन, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों को याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक मैंने करवा रखी है, तो आप चैनल पर विजिट करना और वहां से जरूर देखना। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पी दीर्घ प्रदीप्तिकाली पौधों का समूह है? मटर, जो गेहूं, मटर, कपास, सोयाबीन, ओट, ज्वार, चावल, गेहूं, सोयाबीन, चावल।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मटर, जौ और गेहूं। ध्यान रखना, दीर्घ प्रदीप्तिकाली पौधों का समूह है मटर, जौ, गेहूं। देखते हैं नेक्स्ट। असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है ड्रेसिना में, कुकुरबिटा में, हेलियंथस में, टेट्रिकम में। तो दोस्तों असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है ड्रेसिना में। ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट। लाल शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ होते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, लेमिनेरिन स्टार्च के रूप में, मैनिटोल के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में। दोस्तों लाल शैवाल में संचित भोजन होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, और लेमिनेरिन स्टार्च के रूप में भोजन होता है भूरी शैवाल में, और मैनिटोल होता है हरी शैवाल में। इन तीनों को ध्यान रखना, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये रिपीटेड प्रश्न है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोजन होता है लाल शैवाल में, लेमिनेरिन स्टार्च के रूप में भोजन होता है भूरी शैवाल में, मैनिटोल के रूप में भोजन होता है हरी शैवाल में। ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है ड्रेसिना में। क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय में ऑक्जेलो एसीटेट का अपचयन मेलेट में किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, पीईपी कार्बोक्सिलेज, मेलेट कार्बोक्सिलेज, मेलेट सिंथेटेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। ध्यान रखना, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज के रूप में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राम धनात्मक ग्राही जीवाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो आप ध्यान रखना, कोशिका भित्ति में टेकोइक अम्ल पाया जाता है, ये कथन सही है। कोशिका भित्ति पेस्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, ये भी कथन सही है। कोशिका भित्ति की 20 से 80 नैनोमीटर इसकी मोटाई होती है, ये भी कथन सही है। जबकि कोशिका आवरण 3 परतों से नहीं बना रहता है ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में। ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन 4 गलत कथन है, तो ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यह कथन सही है, एक संकारक का हर्मिटी संलग्न हमेशा इसके सम्मिश्रण संयुग्मी के बराबर होता है। सही नहीं है, हमें असत्य कथन का चुनाव करना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। जीन विनिमय की आवृत्ति निर्भर करती है जीनों की संख्या पर, दो जीनों के बीच की दूरी पर, जीन की लंबाई पर, उपरोक्त सभी। दोस्तों जीन विनिमय की आवृत्ति निर्भर करती है दो जीनों के बीच की दूरी पर। किस पर करती है? दो जीनों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियति मानचित्र को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिरंजक काम में लिया जाता है? दोस्तों हेमेटोक्सिलिन, सेफ्रेनिन, एसिटोकार्मिन, न्यूट्रल रेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रल रेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिल मछलियों का लक्षण नहीं है? दोस्तों एक ऑप्शन के अलावा बाकी तीनों सत्य हैं, तो इन तीनों को ध्यान रखना, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखते हैं अस्थिल मछलियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अस्थिल मछलियां अंडप्रजक एवं अंडजरायुज या जरायुज होते हैं, ये कथन सही है दोस्तों। सभी प्रकार के जल में पाई जाती है, ये भी कथन सही है। लवणीय अलवणीय जल में, सभी प्रकार के जल में अस्थिल मछलियां पाई जाती है। प्लेकोइड सेल उपस्थित नहीं होता है दोस्तों इनमें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वायु आज से उपस्थित होते हैं, ये भी कथन सही है, तो इसका राइट आंसर है सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 का सूची सेकंड से मिलान कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, शहतूत का रेशम कीट किससे बनता है दोस्तों? तो ए में हो जाएगा बोम्बिक्स मोराई। ध्यान रखना दोस्तों, क्या हो जाएगा? बोम्बिक्स मोराई के द्वारा। और मूंगा रेशम कीट किसके द्वारा बनता है? यह बनता है एंथ्रिया एसामेंसिस। ओके दोस्तों, एंथ्रिया एसामेंसिस से बनता है। एरी रेशम कीट किसके द्वारा बनता है? ये बनता है फ्लोसामिया के द्वारा। तो सी में 1, ए में 3, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लेना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित नहीं होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नीट में भी कई बार पूछा गया है और आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो ध्यान रखना। प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा नहीं है? प्रोजेस्टेरोन है दोस्तों, HCG ये भी है, HPL ये भी है दोस्तों, और पुटकोदीपक हार्मोन नहीं है। इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर है, ये नहीं है। बाकी HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन
आदि है दोस्तों, प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित हार्मोन। देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा कण लेप्टोन नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन। दोस्तों प्रोटॉन लेप्टोन नहीं है, ध्यान रखना, प्रोटॉन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर, बैंगन व आलू आवर्तबीजियों के किस कुल से आते हैं? लिलियेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी या सोलेनेसी? दोस्तों सोलेनेसी कुल से आते हैं, ध्यान रखना, सोलेनेसी कुल से टमाटर, बैंगन, आलू। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस तथा फिनाइल कीटोन्यूरिया जैसी बीमारियां, ये वंशानुगत बीमारियां हैं दोस्तों, जन्मजात बीमारियां हैं। किससे संबंधित होती है? लिंग सहलग्न जीन से, प्रभावी जीन से, अलिंग सूत्री अप्रभावी जीन से या मॉडिफायर जीन से? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अलिंग सूत्री अप्रभावी जीन से प्रभावित होती है, संबंधित होती है। कौन सी? सिस्टिक फाइब्रोसिस और मांसपेशियों से संबंधित है, और फिनाइल कीटोन्यूरिया से मस्तिष्क से प्रभावित होता है, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, परिपक्व उत्तक के मध्य पाए जाने वाले विभज्योतक उत्तक का उदाहरण है? कागजन, पूर्वशीर्ष विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक, मूल शीर्ष विभज्योतक? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अंतर्वेशी विभज्योतक, जो कि परिपक्व उत्तकों के मध्य पाया जाता है। जब मवेशियों के द्वारा घास को चरा जाता है या घास को खाया जाता है तो वापस उनमें जो ग्रोथ होती है वो इस अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण होती है, ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वर्ग रेप्टिलिया का वर्गीकरण आधारित होता है? करोटी के टेम्पोरल क्षेत्र में कुछ छिद्रों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर होता है दोस्तों। वर्ग रेप्टिलिया यानी सरीसृप वर्ग का वर्गीकरण होता है करोटी के टेम्पोरल क्षेत्र में कुछ छिद्रों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जीवाणुवीय कोशिका में बाह्य गुणसूत्रीय इकाई के रूप में पाए जाने वाले स्वयं प्रतिकृत वृत्तीय द्विरिजिक डीएनए अणु कहलाते हैं? बाह्य गुणसूत्रीय इकाई के रूप में होते हैं दोस्तों जीवाणु बक्सी, आरएनए, प्लाज्मिड और वायरस। दोस्तों प्लाज्मिड जीवाणुवीय कोशिका में बाह्य गुणसूत्रीय इकाई के रूप में स्वयं प्रतिकृति कर सकते हैं, वृत्तीय द्विरुजिक वृत्ताकार होते हैं दोस्तों ये, और डीएनए अणु कहलाते हैं। कौन? प्लाज्मिड, ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अंतः त्वचा की कोशिकाओं की कौन सी विशेषता उनके माध्यम से होने वाले जल परिवहन को बाधित करती है? कैस्पेरियन पट्टी की उपस्थिति, केलोस पट्टिका की उपस्थिति, काइटिन युक्त कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिका समावेशों की उपस्थिति? दोस्तों अंतः त्वचा की कोशिकाओं की कौन सी विशेषता होती है? कैस्पेरियन पट्टी की उपस्थिति, ध्यान रखना दोस्तों। कैस्पेरियन पट्टी की उपस्थिति के कारण अंतः त्वचा की कोशिकाएं जल परिवहन को बाधित कर सकती है, कैस्पेरियन पट्टी की उपस्थिति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्निया पेरेगा में कवच का घूर्णन प्रभावित होता है? पैतृक जीनों द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, मात्रक जीनों द्वारा, मात्रक एवं पैतृक जीनों दोनों प्रकार के जीनों के द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मात्रक जीनों के द्वारा लिम्निया पेरेग्रा में कवच का घूर्णन प्रभावित होता है। ओके दोस्तों, मात्रक जीनों के द्वारा लिम्निया पेरेग्रा में कवच का घूर्णन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक्कृत डीएनए के खंडों को इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा अभिरंजित कर यूवी विकिरणों में अवलोकन करने पर ये डीएनए खंड दिखाई देते हैं? गहरे नीले, चमकीले नारंगी, काले और चमकीले हरे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चमकीले नारंगी। दोस्तों ये पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन, और ये आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, तो आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहक प्रोटीन द्वारा झिल्ली के आर पार अणुओं का दूसरे अणुओं में स्वतंत्र रूप से संवहन क्या कहलाता है? दोस्तों स्वतंत्र रूप की बात करें, स्वतंत्र रूप से संवहन कहलाता है यूनिपोर्ट। ओके दोस्तों, यदि सिमपोर्ट की बात करें तो वाहक प्रोटीन के द्वारा झिल्ली के वाहक प्रोटीन के माध्यम से जब दो अणु वाहक प्रोटीन के माध्यम से एक ही दिशा में गति करते हैं तो उसे सिमपोर्ट कहते हैं दोस्तों। और यदि वाहक प्रोटीन के माध्यम से जब दो अणु विपरीत दिशा में गति करते हैं तो इसे एंटीपोड कहा जाता है। इन तीनों को ध्यान रखना दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, एंटीपोड किसे कहा जाता है? जब दो अणु वाहक प्रोटीन के माध्यम से विपरीत दिशा में संवहन करते हैं या गति करते हैं तो इसे एंटीपोड कहा जाता है। एंटी से हो गया दोस्तों, एंटी से विपरीत मान लेना। और सिम्पोर्ट जब दो अणु वाहक प्रोटीन के माध्यम से झिल्ली में एक ही दिशा में संवहन करते हैं तो इसे सिम्पोर्ट कहते हैं। सिम यानी समान, यानी कि एक ही दिशा में, और यूनिपोर्ट स्वतंत्र रूप से। यूनिपोर्ट का ऐसे याद रख लेना। तो दोस्तों तीनों को ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं होना। कन्फ्यूजन के चक्कर में इन तीनों में से क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा, तो ध्यान रखना तीनों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को क्या कहते हैं? मेसेल्सन एंजाइम, टेमिनेज, कोरनबर्ग एंजाइम, बाल्टीमोर एंजाइम? तो दोस्तों डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कोरनबर्ग एंजाइम कहा जाता है। ओके दोस्तों,
ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेमार्क के द्वारा प्रतिपादित उद्विकास का सिद्धांत कहलाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, पेंजिनवाद का सिद्धांत या कृत्रिम चयन का सिद्धांत। दोस्तों प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। और लेमार्क ने दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। इसका उदाहरण है दोस्तों जिराफ, है ना दोस्तों, और सर्प, क्योंकि सर्पों के पहले पैर होते थे लेकिन उनके रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं और उन्हें रेंग कर चलने की जो है वो हैबिट हो गई थी, उस कारण उनके धीरे धीरे उनके पैरों का विलुप्तीकरण हो गया। तो आप ध्यान रखना, लेमार्क के द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया गया। उदाहरण पूछा जाए तो जिराफ हो गया, सर्प हो गए आदि, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय बच्चे में किसकी कमी को दूर करने के लिए किया गया था? थायमीन ट्राईएमिनेज, एडिनोसिन डाईएमिनेज, थायमीन डाईएमिनेज, एडिनोसिन ट्राईएमिनेज। तो दोस्तों एडीए। एक 4 वर्षीय दोस्तों 4 वर्षीय बच्चे में एडीए की कमी के दूर करने के लिए जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया था। एडीए, एडिनोसिन डाईएमिनेज। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, एडीए की कमी को दूर करने के लिए जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग किया गया था 1990 में 4 वर्षीय बच्ची पर। देखते हैं नेक्स्ट। 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों के मध्य पॉलीसेकेराइड बनाने के लिए उपस्थित बंध कौन सा होता है? पेप्टाइड बंध, वांडरवाल बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, हाइड्रोजन बंध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकोसिडिक बंध। ग्लाइकोसिडिक बंध 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों के मध्य पाया जाता है और पेप्टाइड बंध पाया जाता है प्रोटीन के मध्य। ओके दोस्तों, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य। इन तीनों को ध्यान रखना। पेप्टाइड बंध कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। और ग्लाइकोसिडिक बंध 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों के मध्य पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध पाया जाता है नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य। देखते हैं नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन बायोलॉजी का, जो कि विज्ञान विषय में आरपीसी द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। साइटोपंजर कोशिकीय कंकाल में होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, कोशिका भित्ति, गोल्जी संकुल, कोशिका जंक्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साइटोपंजर या कोशिकीय कंकाल में होते हैं सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। दोस्तों कोशिका और कोशिका विभाजन से संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो आप चैनल पर विजिट करना और वहां से जरूर देखना। इनसे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, केवल छांट कर पिछली भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं उनको ही इस वीडियो के माध्यम से, उन वीडियो के माध्यम से करवाए हैं दोस्तों। तो आप जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आगे भी जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी के क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पेपरों में पूछे गए हैं उनको इस बीआरडी साइंस पर मैं लाता रहूँगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।